हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे यूजीसी नेट के पेपर 2 लॉ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। तो बिफोर गोइंग टू द फाइनल एग्ज़ाम आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए एंड हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको अपनी प्रिपरेशंस भी चेक करने का एक ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि आप चेक कर सको कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following are the chief components of the theory of consent regarding basis of international law? तो चीफ कंपोनेंट जो है वो कौन सा है इसमें, किसका थ्योरी ऑफ कंसेंट का जो इंटरनेशनल लॉ में है। ठीक है, तो इसका जो चीफ कंपोनेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा, दैट इज एंजिलोटी, ट्रिपल और ओपेनहेम। ये तीनों जो है ना ये चीफ एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, चीफ एक्सपोनेंट किसके हैं? थ्योरी ऑफ कंसेंट की। इन लोगों ने प्रोपगेट किया था थ्योरी ऑफ कंसेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये हमें बता रहा है कि ये असर्शन और रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो असर्शन है वो बता रहा है आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट of International Court of Justice list international convention whether general or particular establishing rule expressly recognized by the contesting state as a first source of international law। ठीक है, ये है assertion और रीज़न है इसका, इन मॉडर्न पीरियड इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये असर्शन और रीज़न जो है ना दोनों करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। यानी कि जो आर्टिकल 38 है आईसीजे का के स्टैट्यूट का, वो लिस्ट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन जनरल और पर्टिकुलर, और वो क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है रूल जो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और जो है वो फर्स्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, और इसका रीज़न भी सही है कि मॉडर्न पीरियड में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जो इसमें स्टेटमेंट हमारा देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हेगल इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। हेगल जो है ना एक चीफ कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? वो एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज अ लीडिंग केस ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डी जुरी रिकॉग्निशन इज नॉट फाइनल एंड कैन बी विदड्रॉन। तो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर जो लास्ट ऑप्शन है, इन लूथर वर्सेस सैगोर इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट ही विल बी कॉल्ड एट स्टेटलेस। ठीक है, तो किस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर पर्सन जो है ना सिटीजन नहीं है किसी स्टेट का तो उसको स्टेटलेस कहेंगे। ठीक है, तो ये किस केस में हुआ था? ये हमारा केस था स्टोइक वर्सेस द पब्लिक ट्रस्टी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ये याद रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। ऑप्शंस जो हैं हमारे वो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, फिर जो है हमारा
नेक्स्ट ऑप्शन है इन 1967 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ टेरिटोरियल असाइलम वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा द कन्वेंशन ऑन द स्टेट ऑफ रिफ्यूजी 1951 एंटर इनटू फोर्स on 24th of April 1956, and the last option is in the asylum case Colombia versus Peru. The International Court of Justice explained the distinction between territorial asylum and diplomatic asylum. तो इसका जो हमारा नॉट करेक्ट कौन कौन सा है, तो इसका ए एंड सी ऑप्शन जो है ना ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये जो दो है ना बी और डी, जो 1967 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम जो है यूनानिमसली अडॉप्टेड किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। और असाइलम केस ये भी याद रखिएगा, असाइलम केस किसको बोलते हैं, कोलंबिया वर्सेस पेरू को। ठीक है, उसमें जो था आईसीजे जो था उसने एक्सप्लेन किया था डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरिटोरियल असाइलम और डिप्लोमेटिक असाइलम। तो ये दोनों करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ए एंड सी, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है। तो ये हमें बता रहा है डेट, दो चीज़ें दे रखी है, डेट दिया है और किस वक्त क्या इस्टेब्लिश हुआ था ये दिया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो है डेट एंड ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर जो हमारा फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल था ना वो कब आया था, वो आया था 12 जनवरी 1946 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है पेरिस डिक्लेरेशन ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये हुआ था हमारा 2 मई 1981 को। ठीक है, पेरिस डिक्लेरेशन जो था सैंक्शन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो 2 मई ऑफ 1981 को हुआ था। देन जो लास्ट वन है मिस्टर बोट्रस घाली टुक ओवर अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, इस दिन उन्होंने क्या किया था, ये सेक्रेटरी जनरल बन गए थे यूएन के। ठीक है, अब जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4th नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो हम इसका देखते हैं कि कौन सा हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द ऑपरेशन of the doctrine of forum propagation has not been envisaged under the UN Charter or the statute of ICJ। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोपगेशन में नॉट ऑपरेट वेयर द कोर्ट ऑलरेडी हैज़ जुरिस्डिक्शन रैशनल पर्सनल, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। फिर थर्ड ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोपगेशन अफोर्ड्स एन इनफॉर्मल वे फॉर अ स्टेट टू एक्सप्रेस कंसेंट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल अंडरलाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोपगेटम वॉज इनिशिएटेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ ICJ इन आइलैंड ऑफ पाम इज अ केस ऑफ 1928। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ए और सी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा WTO वो एस्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ यूरुगे राउंड ऑफ GATT। ठीक है, गैट, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि WTO जो इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, जब कल्मिनेशन हुआ था यूरुगे राउंड ऑफ गैट का, उसका रिजल्ट था WTO। ठीक है, तो ये हमारा जो है राइट ऑप्शन। देन सेकेंड ऑप्शन है द न्यू WTO केम इनटू अफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। 1 जनवरी 1995 को ही ये केम इनटू अफेक्ट हुआ था। फिर थर्ड ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO हैड 88 मेंबर, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है।
फिर लास्ट ऑप्शन है 7th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो था WTO का, वो वॉज हेल्ड इन मराकेश मोरक्को फ्रॉम 30th नवंबर टू 2nd of December 2008। तो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल विच इज वेरी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड विच मस्ट गाइड इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये जो है ये एक प्रिंसिपल नहीं है जो कि फाउंडेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, और ये क्या होना चाहिए, ये गाइडेड होना चाहिए इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के द्वारा इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ये एक प्रिंसिपल नहीं है फाउंडेशन का इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। देन अगेन हमारा क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड। तो असर्शन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज द लॉ दैट रेगुलेट द कॉन्डक्ट ऑफ वॉर। It is that branch of international law which seeks to limit the effort of armed conflicts by protecting persons who are not participating in hostilities and by restricting and regulating the means and method of welfare available to combatants, ठीक है। और इसका रीज़न है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज इंस्पायर्ड बाय कंसिडरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द मिटिगेशंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असर्शंस भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का हमारे। एक बार फिर से देख लेते हैं असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन हमें ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो वैसा लॉ है जो रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ वॉर को, और ये एक ब्रांच है इंटरनेशनल लॉ का जो लिमिट करता है और लिमिट करता है एफर्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, ताकि वो प्रोटेक्ट करे पर्सन्स को जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करके करेंगे, रेगुलेट करके करेंगे। मीन्स और मेथड, किसका मीन्स और मेथड, वॉरफेयर अवेलेबल जो भी है कॉम्बेटेंट्स के लिए उनका जो है मीन्स वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे और रेगुलेट करेंगे। और रीजंस जो है ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो इंस्पायर्ड है किससे, बाय कंसीडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। तो वो इससे इंस्पायर है, ह्यूमैनिटी से और ह्यूमन सफरिंग को कम करने से, इससे इंस्पायर है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये दोनों ही करेक्ट है और रीजंस भी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमें बता रहा है Which of the following statement correctly reflect the cardinal principle of actus non facit reum nisi means set rea। तो ये हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें बता रहा है एक्ट्स विद द इंटेंशन टू स्टील ऑर्नामेंट्स ओपन वाइज बॉक्स एंड फाउंड इट एम्प्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 4 है जो हमें बता रहा है एक्स इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट एंड ही हैड एन इंटेंशन टू कमिट द एक्ट एंड डिड एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन, यानी कि उसने अटेम्प्ट किया वो थेफ्ट कमिट करने के लिए क्योंकि उसने बॉक्स ओपन किया बट उसको कुछ मिला नहीं उस बॉक्स में क्योंकि वो बॉक्स एम्प्टी था, ठीक है। तो भी उसने कौन सा ऑफेंस किया, ऑफेंस टू कमिट थेफ्ट उसने कमिट कर दिया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बता रहा है द अक्यूज एट अ टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसमें जो है वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर ऑफ द एक्ट, ये राइट ऑप्शन है कि वो उसको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, उसको पता नहीं होना चाहिए जो एक्ट वो करने जा रहा है वो रॉन्ग है या कंट्ररी है लॉ के, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन थर्ड ऑप्शन इज द एक्ट इज अनएथिकल एंड रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है हमारे सेक्शन नंबर 84 में। फिर जो है लास्ट ऑप्शन द एक्ट इज मोरली रॉन्ग बट नॉट कॉन्ट्ररी टू लॉ, दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन, एक्ट शुड बी रॉन्ग और एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ होना चाहिए बट मॉरली रॉन्ग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 84 ऑफ IPC, ठीक है। ये दोनों प्रूव करने की ज़रूरत है।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्राइक डाउन सेक्शन नंबर 303 ऑफ IPC एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कौन से केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था 303? तो वो हुआ था मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमें बता रहा है सेडिशन मीन्स। सेडिशन मतलब क्या होता है? तो सेडिशन मतलब होता है ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू हेट्रेड थ्रू वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सेडिशन का मतलब ये होता है कि हमें हेट्रेड की फीलिंग्स लाएं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो कैसे लाएंगे? थ्रू अपने वर्ड्स से, साइंस से, या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से हम हेट्रेड की फीलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ला रहे हैं, तो उसको सेडिशन का क्राइम बताया जाता है। और ये सेक्शन नंबर किस में दे रखा है IPC के, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, बता रहा है अ सर्वेंट कलेक्टेड मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ हिज मास्टर एज ऑथराइज्ड बाय हिम। द servant retained the money because it was due to him as wages. He commits, तो उसने क्या कमिट किया? उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है, क्योंकि उसने, उसके मास्टर ने उस पर ट्रस्ट शो किया था और उसने उसका ब्रीच कर दिया। तो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये कवर होता है सेक्शन नंबर 405 ऑफ IPC। ठीक है, 405 ऑफ IPC, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका पनिशमेंट कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया IPC का, और ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स विद द इंटेंशन टू cause miscarriage administer a drug to the pregnant lady, why the child in the womb dies, x is guilty of। तो x किस चीज़ के लिए गिल्टी हो जाएगा? तो x will be guilty of causing miscarriage। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बता रहा है whoever counterfeits or knowingly perform any part of the process of counterfeiting Indian coin under section 232 of IPC shall be punished with। तो इसको पनिशमेंट मिलेगी 10 साल के लिए और फाइन। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, अंडर सेक्शन 232 ऑफ IPC। किस चीज़ के लिए? नोइंगली परफॉर्म करने के लिए और कोई प्रोसेस ऑफ काउंटर फिटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए 10 साल और फाइन साथ साथ है, और नहीं है, दोनों साथ साथ मिलेगा। ठीक है, फिर जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का है हमारा, ये भी मैच द फॉलोइंग है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑफेंस क्या है। तो फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन इन पब्लिक प्लेस, तो ये क्या होता है? ये होता है एफरे, पब्लिक प्लेस में फाइट करना एफरे होता है। इंटेंशनल एडिंग इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो इंटेंशनल एडिंग किस में हम करते हैं? अबेटमेंट में करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर वॉयलेंस इन कॉजिंग बाय 5 और मोर पर्सन, तो ये किस में होता है? राइट में होता है। ठीक है, फिर लास्ट है ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट स्टेट बाय वोट, साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने अभी देखा सेडिशन में, और इसका सेक्शन आप बता रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विथ सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट के बारे में किस सेक्शन में दिया है? हमारा सेक्शन नंबर 73 जो है IPC का, ये हमें बता रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। और मैक्सिमम पीरियड आप कितना दे सकते हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का? तो ये 3 मंथ्स का पीरियड होता है जो आप दे सकते हो मैक्सिमम। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि एक साथ आप कितने पीरियड तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दिया जा सकता है किसी भी अक्यूज्ड को। ठीक है, मैक्सिमम कितना? एक साथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल बाय माय साइड। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं और कल फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। मैं उसमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती रहती हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल
सकते हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। और आपके अगर कोई फ्रेंड जो यूजीसी नेट 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, वीडियोस भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो दिस इज़ ऑल। आई एम ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।